योग कारक की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में, डेफिनेशन सिंपल है, किसको माना है किसको नहीं माना ये बाद में जिन लोगों ने, विद्वानों ने जो भी उसका इंटरप्रिटेशन किया है वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है। मगर जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र सिंपली ये कहती है कि योग कारक का मतलब है प्लेनेट विच इज लॉर्ड ऑफ ट्राइन एंड केंद्र, एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। अब क्या लग्न जो होती है वो क्या त्रिकोण नहीं है क्या? लग्न त्रिकोण है डेफिनेटली, 1, 5, 9 स्थानों को त्रिकोण स्थान बोलते हैं। और मगर लग्न केंद्र भी है, तो लग्न एक ऐसा भाव है जिसके पास दोनों चीजें दी हुई हैं, वो केंद्र भी है त्रिकोण भी है। मगर लग्न के साथ समस्या यह है कि वो सबसे कमजोर त्रिकोण है और सबसे कमजोर केंद्र है। तो कमजोर है वो, ये मान के चलना है, वीक है वो लग्न। सभी केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 में सबसे वीक स्थान है, और त्रिकोण स्थानों में भी 1, 5, 9 में भी वो वीक स्थान है। तो जब कोई भी प्लेनेट आपका लग्न का लॉर्ड के साथ केंद्र का भी वो लॉर्ड होता है, जैसा कि मैंने पाइसेस लग्न का एक एग्जांपल दिया था, उसमें वो 12 साइन का लॉर्ड जो जुपिटर है वो 10th हाउस का लॉर्ड भी हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप सेजिटेरियस लग्न लोगे 9 साइन, उसमें भी जुपिटर आपका लग्न के लॉर्ड के साथ साथ 4th हाउस का लॉर्ड भी हो जाता है, तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो गया। इसी तरीके से यदि मरकरी की लग्न ले लूं 3, तो उसके अंदर बुध लग्न लॉर्ड होने के साथ साथ आपका 4th हाउस का लॉर्ड भी होता है। इसी तरीके से यदि मैं उसका 6 साइन ले लूं, तो 6 साइन लेने पर जो आपका वर्गो या कन्या लग्न लूंगा तो उसके इसमें बुध 10th हाउस और लग्न का लॉर्ड हो जाता है। अब यहां पर सवाल ये आता है, क्या इन केसेस में हमें उसे क्या माने हैं? क्या हम कोई फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है उसको क्या हम केंद्र लॉर्ड मानते हैं? क्या नहीं मानते। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पढ़ोगे कहीं भी मानोगे, जो लग्न का लॉर्ड केंद्र का लॉर्ड नहीं माना जाता, वो लग्नेश माना जाता है, उसके पास डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तब हमने क्या किया इसको कि योग कारक को दो क्वालिटी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। योग कारक को दो कैसे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? दो स्ट्रॉन्ग आपके त्रिकोण है, 5वां भाव और 9वां भाव, ये स्ट्रॉन्ग त्रिकोण होते हैं। त्रिकोण भावों में फर्स्ट भाव सबसे वीक होता है, 5th भाव उससे स्ट्रॉन्ग होता है, और 9th भाव सबसे बली होता है त्रिकोण स्थानों में। 1, 5, 9 का एक कॉम्बिनेशन होता है। 1 इज वीकर देन 5th इज वीकर देन 9th। 1 सबसे वीक है, 5वां उससे स्ट्रॉन्ग है, और 9वां सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है। तब हमने क्या माना कि यदि कोई 5वें और 9वें भाव का स्वामी होकर केंद्र का भी स्वामी हो जाए तो उसे तो हम स्ट्रॉन्ग योग कारक मानेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहा हूं मैं, तो वो अति योग कारक वर्ड लिखा होता है, आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ोगे। तो अति क्या है? ये अति मतलब एक लिमिट से ज्यादा योग कारक की उसके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग त्रिकोण का भी स्वामी हो गया। मगर जो लग्न का जो स्वामी होता है वो आपका लग्न के साथ साथ यदि किसी भी केंद्र स्थान का स्वामी है, तभी भी आप क्या उसको दो केंद्रों का स्वामी मान के चलोगे क्या? यदि दो केंद्रों का स्वामी मान लिया तो वो न्यूट्रल नहीं हो गया। आप लॉर्डशिप को समझिए, देखिए कुंडली के अंदर प्लेनेट की लॉर्डशिप कैसे होती है, मैं कुंडली में समझाता हूं। इस योग कारक के कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको बेनिफिक और मेलिफिक का भी कंसेप्ट समझाऊंगा। उससे आपको अपना क्लियर हो जाएगा कि जो आपका लग्न और किसी भी केंद्र का स्वामी होता है वो भी योग कारक है। देखिए एक मैं कुंडली ले लेता हूं, यहां पे सच 5 साइन है, इसको मैं बदल देता हूं, लग्न पाइसेस लग्न कर देता हूं इसकी। ये मैंने पाइसेस लग्न, 1 मिनट रुक जाइए, शेयर करना भूल गया था मैं। पहली बात तो यह है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें जितने विद्वान हैं उनके सबके अपने अपने मत हैं कई सारी चीज़ों में। बहुत सारे क्लासिक्स हैं, उनके बीच में भी कंट्रोवर्सीज हैं। एक क्लासिक पढ़ोगे उसमें किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखेगा, और दूसरी क्लासिक में उससे बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। तो हमें क्या है, एक रीजनेबल पाथ पे चलना होता है, और रीजनेबल पाथ पे चलने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं, एस्ट्रोलॉजी बगैर गुरु के कभी नहीं सीख सकते। आप बुक पढ़ के एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी जा सकती, आपको छोटा मोटा तो गुरु चाहिए ही चाहिए। तो वो आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा। वो कहाँ से क्लैरिफाई करेगा?
क्या वो पाराशर ऋषि से बात कर गया है कि कौन सी चीज़ उन्होंने कैसे लिखी है? वो क्लैरिफाई करेगा कि जो लोग विद्वान हैं, जो इसमें ही अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं या जिन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें चीज़ों का अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें सही है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो वो जब ऐसे जो समझदार लोगों के सानिध्य में कोई आता है, उनका शिष्य बनता है, तो वो बातें उनको बता देते हैं और इस तरीके से ये आगे चलती जाती हैं और उसका अलग अलग लोगों का थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, मगर मतलब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अंतर नहीं होता। अब मैं आपको योग कारक को जस्टिफाई करूंगा, लॉर्डशिप को जस्टिफाई करूंगा। देखिए, लॉर्ड क्या होता है? जो भी ऐसा माना जाता है कि त्रिकोण स्थानों के स्वामी बेनिफिक होते हैं, अनकंडीशनल। त्रिकोण स्थानों के स्वामी हम किसे मानते हैं? 1, 5, 9 के स्वामी को हम बेनिफिक मानते हैं, नहीं मानते? लग्न लॉर्ड को बेनिफिक मानते हैं, नहीं मानते? क्यों मानते हैं लग्न लॉर्ड को बेनिफिक? क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी है, इसीलिए बेनिफिक मानते हैं उसको। बेनिफिक मानने की और कोई वजह नहीं है। कोई भी कुंडली के अंदर पहले 5वें और 9वें भाव का स्वामी होगा, जैसे इस केस में पहले भाव का स्वामी है जुपिटर, यहाँ पर 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया और 9वें भाव का स्वामी मार्स हो गया, तो वो योग यहाँ तीनों के तीनों बेनिफिक प्लैनेट हो गए इसके लिए, क्योंकि त्रिकोण के लॉर्ड बेनिफिक होते हैं। केंद्र स्थानों के लॉर्ड मगर न्यूट्रल होते हैं। केंद्र स्थानों के लॉर्ड न्यूट्रल होते हैं। तो जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो हम पहले भाव के स्वामी को छोड़ देते हैं, हम चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी को न्यूट्रल मानकर चलते हैं। पहले भाव के स्वामी को छोड़ दिया हमने। यहां पर आपसे पूछा जाए मरकरी कैसा है इस कुंडली के लिए, मरकरी 4th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है। इसको इस कुंडली में हम कहेंगे न्यूट्रल है मरकरी, क्योंकि वो 2 केंद्र स्थानों का स्वामी है। मगर जुपिटर को तो आप न्यूट्रल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। जुपिटर को कहाँ न्यूट्रल बोल रहे हैं? उससे तो हम बेनिफिक बोल रहे हैं। जबकि यदि आप इसको पहले भाव को यदि लग्न को यदि त्रिकोण नहीं मान रहे थे, तो ये भी तो 2 केंद्र हो गए। तो जुपिटर भी न्यूट्रल होना चाहिए था, मगर जुपिटर यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है। इसलिए आप हमेशा मानकर चलिए, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि आपको लग्न को जब भी लग्न आएगी तो उसको आपने त्रिकोण मानना पड़ेगा, केंद्र नहीं मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये इसका प्रूफ है कि जब भी कोई भी लग्न लॉर्ड होता है उसे हम बेनिफिक मानकर चलते हैं। और बेनिफिक की डेफिनेशन सीधी सीधी है कि जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो बेनिफिक होते हैं। इसके अलावा कुंडली में कोई भी प्लैनेट बेनिफिक नहीं हो सकता, बाकी कंडीशनल हो सकते हैं, मगर त्रिकोण का स्वामी अनकंडीशनल बेनिफिक होता है। बात करूंगा मैं 1 मिनट। तो यहाँ पर जब ये आपका जुपिटर एक इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए यहाँ पर मरकरी है, वो क्लियर कट न्यूट्रल है, वो योग कारक नहीं है। मगर यहाँ पर जुपिटर को क्योंकि हमने त्रिकोण का स्वामी भी है और वो केंद्र का स्वामी है, इसलिए योग कारक कहा। अब मैंने एक वर्ड बोला अति योग कारक, एक वर्ड बोला योग कारक। इसको मैंने योग कारक कहा है, दूसरों को अति योग कारक क्यों कहा है? उसका रीजन ये होता है कि जो आपकी लग्न है वो उतना स्ट्रॉन्ग त्रिकोण नहीं है, सबसे वीक त्रिकोण है। इसलिए वीक त्रिकोण है तो एक वीक त्रिकोण का ऑनर होने की वजह से, उसका स्वामी होने की वजह से उसके अंदर योग कारक के उतने ज्यादा गुण नहीं होते। मतलब ये मंत्री है और जो स्ट्रॉन्ग त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र के स्वामी हो जाते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। योग कारक की भी 3 कैटेगरीज हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए योग कारक की कैसे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, आपके माइंड में ये चीज बिठा लीजिए कि आपके जो 3 त्रिकोण हैं, जब योग कारक की बात करेंगे तो लग्न को त्रिकोण लेकर चलना है आपको। 1, 5 और 9, इनमें 9th हाउस सबसे स्ट्रोंग है, 5वां भाव उससे कम और पहला भाव सबसे वीक है। इसी तरीके से केंद्र स्थान जो 3 हुए, जब मैं योग कारक की बात करूंगा तो केंद्र स्थान में मानूंगा 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, फर्स्ट को नहीं मानूंगा। तो 4th, 7th और 10th जो हाउस हैं, 3 केंद्र हाउस जो हैं, इनमें 4 सबसे वीक है, 7th उससे स्ट्रॉन्ग है और 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ आ जाती है, मान के चलिए आप। तो अब आपको क्या मानना है कि एक प्लेनेट एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। अब क्या सभी योग कारक बराबर होंगे? जैसे हम बात करते हैं कि सपोज मैं इसकी लग्न बदल देता हूं और यहां पर 2 लग्न ले आता हूं, इसकी 2 लग्न लिया है। अब 2 लग्न होते ही यहां पर आपको इस कुंडली के अंदर नजर आएगा कि मैं शनि को देखता हूं, सैटर्न को। तो सैटर्न आपके 9th और 10th हाउस का लॉर्ड हो गया, 9th और 10th हाउस का लॉर्ड हो गया एक साथ ही। इससे स्ट्रॉन्ग कोई योग कारक हो नहीं सकता। जो ये आपका 2 साइन की जो लग्न है, वृषभ लग्न के अंदर शनि सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण का स्वामी है और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का स्वामी है। तो आपकी सभी की कुंडलियों में 2 साइन की जिसकी लग्न होती है, उस पर्सन का सबसे स्ट्रॉन्ग
योग कारक प्लैनेट शनि होता है, और वो योग कारक प्लैनेट होगा आपका। इससे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट किसी की कुंडली में कोई भी नहीं हो सकता, बाकी किसी भी लग्नों में। क्योंकि यहाँ पर ये जो योग कारक तो है ही है, मगर ये योग कारक होने के साथ साथ सबसे बली त्रिकोण का स्वामी है, एट द सेम टाइम सबसे बली ये केंद्र स्थान का स्वामी है, और इन अदर वे ये भाग्य सोके कर्मेश भी हो गया। आपका दो सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस आपकी कुंडली की जिंदगी बदलने वाले तीन भाव होते हैं, लग्न, नवा और 10वां भाव। इसके अलावा बाकी भाव उनको हेल्प करते हैं, बस ये आपको गवर्न करते हैं। आपको ये आपका सारा कुछ जो आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति का, इन तीन भावों पर डिपेंड करता है। तो सबसे मजबूत भाव है इनमें से जो दो भावों का एक साथ स्वामी होकर बैठा है, उससे बड़ा योग कारक कोई प्लेनेट नहीं होता। अब मैं इसको बदल देता हूं, देखिए रोटेट कर देता हूं और लिब्रा लग्न ले आता हूं। यहां पर लिब्रा लग्न लाने पर अब आपको यहां पर नजर आएगा अभी भी शनि योग कारक है। देखिए शनि चौथे और पांचवें भाव का स्वामी है। चौथे भाव में 10 साइन है, पांचवें भाव में 11 साइन है, तो केंद्र का स्वामी हो गया और ये आपका त्रिकोण का स्वामी हो गया। मगर अब ये सबसे कमजोर केंद्र का स्वामी है, तीनों में सबसे कमजोर केंद्र चौथा भाव है। और जो ये आपका त्रिकोण में लग्न के बाद ये वीक त्रिकोण है, तो ये योग कारक तो है, मगर पिछले केस के कंपैरिजन में ये कम योग कारक है। तो जो आपका वृषभ या टॉरस लग्न में जो शनि योग कारक होकर जो ताकत होती है उसके अंदर, वो आपकी यहाँ पर लिब्रा या तुला लग्न में उसी शनि का अभी भी योग कारक है, मगर इसके अंदर उतनी ताकत नहीं है। ये दूसरे तीसरे नंबर की आपकी प्रायोरिटी में होगा, उतना बल नहीं होगा जितने अच्छे फल वो देगा। जो ये आपका वृषभ लग्न में शनि जितना स्ट्रॉन्ग योग कारक है, उतना ये तुला लग्न के अंदर नहीं है। तो देखिए योग कारक में देखिए मैंने डिफरेंस कर दिया कि एक में नहीं योग कारक, तो योग कारक प्लेनेट को भी आप एक ही कैटेगरी में लेकर ना चलें। इसीलिए बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो वर्ड लिखे होते हैं एज इट इज़ ना चलें, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ डेवलप करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने क्या किया, उस कैटेगरी को बहुत जगह मैंने पढ़ा, और इसके बाद मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया है कि पाइसेज लग्न में क्यों जुपिटर योग कारक है, मीन लग्न में मैंने आपको बता दिया है किस लिए योग कारक है, क्योंकि हर एक लग्न लॉर्ड बेनिफिक होता है। बेनिफिक क्यों होता है लग्न लॉर्ड? क्योंकि एक पांच चिन्हों के स्वामी को बेनिफिक बताया गया है। जब वो एक का स्वामी होकर बेनिफिक है और साथ में केंद्र का भी स्वामी है। आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या होता है? कोई भी प्लेनेट एक केंद्र का स्वामी हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो जाए कुंडली में, उसको केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। यहां पर यदि कोई प्लेनेट यदि आपका योग कारक बन गया तो वो अपने आप उसकी दशा के अंदर राजयोग के रिजल्ट देगा, क्योंकि वो एक ही प्लेनेट दोनों कैटेगरीज लेके चल रहा है। एक ही प्लेनेट के अंदर आपका त्रिकोण की भी लॉर्डशिप है और उसी के पास केंद्र की भी लॉर्डशिप है। इसलिए योग कारक का और कोई मतलब नहीं होता। योग कारक प्लेनेट इसलिए बोला जाता है कि वो अपनी दशा में राजयोग देता है। राजयोग क्या होता है? जब भी दो प्लेनेट एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेशनशिप बना लें तो वो राजयोग कारक हो जाते हैं। मगर कोई एक ही प्लेनेट इन दोनों हाउसेज का लॉर्ड है तो वो भी आपका अपने आप में अपनी दशा में राजयोग के रिजल्ट देगा, और राजयोग के रिजल्ट देने की वजह से उसे योग कारक कहा जाता है। अब जब भी आपका सभी लग्नों में जो इंटरप्रिटेशन है वहां पर वो अति योग कारक वर्ड बोल रहा है, उसकी जगह उसने योग कारक लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर जुपिटर भी योग कारक होता है। अभी देखिए जैसे आपका हम इसमें कैंसर लगने की कुंडली ले लेते हैं, इसकी लगने बदल देता हूं मैं कैंसर। तो कैंसर लगने की कुंडली में आप यहाँ पर देखोगे तो ये मार्स योग कारक हो गया आपका। ये 5th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ 10th हाउस का लॉर्ड है। इस केस में मार्स योग कारक हो जाएगा 4th साइन की कुंडली में। यदि मैं इसको 5 साइन की कुंडली ले लेता हूं, लियो या सिंह लग्न की कुंडली, अब देखिए मार्स अभी भी योग कारक है। अब मार्स की स्ट्रेंथ में उतना फर्क नहीं पड़ा दोनों केसेस में, इसको बड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मार्स की मार्स की स्ट्रेंथ में इतना फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? देखिए पहले मार्स जो था आपका वो लॉर्ड था, एक तो 5वें भाव का था और एक 10वें का था, तो 10वां केंद्र स्ट्रोंग था मगर त्रिकोण वीक था। अब ये एक तो 9th हाउस का लॉर्ड है और एक 4th हाउस का लॉर्ड है, तो इसका त्रिकोण स्ट्रोंग है मगर केंद्र वीक है। तो मार्स जब भी योग कारक होता है आपकी कर्क लगने की कुंडली में और सिंह लगने की कुंडली में मंगल आपका योग कारक होता है, तो दोनों केसेस में ये एक जैसा होता है। मगर शनि जब आपका लिब्रा लगने की कुंडली में योग कारक अलग तरीके से बिहेव करेगा और शनि आपका
तुला लगनी की वो सॉरी वृषभ लगनी की कुंडली में योग कारक की तरह अलग से बिहेव करेगा। तो ये मैंने आपको योग कारक का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका यदि योग कारक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी का भी मैम मैम हैंड रेज कर रही थी जी। हाँ सर। जी जी मैम। सर मैं ये कह रही थी, जो आपने बोला द्विस्वभाव राशियों में भी ये योग कारक तो हैं, क्योंकि ये मतलब जैसे हमने मान लिया कन्या लगन लिया सर, जी जी तो ये मतलब लगन का और दशम भाव का स्वामी हो गया बुध, जी लग्नेश हो गया और दशमेश हो गया, जी 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 तो ये योग कारक हो गया सर। जी ऐसे ही सर मीन में, धनु में और आपका मिथुन में भी हो जाता है जी द्विस्वभाव में, है ना। जी जी जी। लेकिन सर एक चीज बताओ, फिर ये केंद्राधिपति दोष क्यों बोलते हैं फिर? चलो केंद्राधिपति दोष का भी आपने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं आंसर करूंगा अभी। योग कारक का किसी को डाउट है? अब मैं मैम ने केंद्राधिपति दोष लिया है, मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में, हम एस्ट्रोलॉजर्स ने या हमारे जो लोग पढ़ाते हैं उन्होंने लोगों के दिमाग में एक गलत चीज फीड की हुई है, वो आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा केंद्राधिपति दोष का मतलब क्या है। और किसी का कोई योग कारक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? सर हाँ हेलो सर। जी जी पूछें। सर इसमें योग कारक में द्विस्वभाव लग्न और ये आ गए, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की जब लग्न होगी हम्म। तो क्या सूर्य केंद्रेश और त्रिकोणेश इसको होने के योग कारण योग कारक नहीं होगा? सूर्य कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश नहीं हो सकता। सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो वो जिसका भी स्वामी होगा एक ही भाव का होगा वो बस। आप उसे त्रिकोण मानकर चलो, केंद्र मत मानकर चलो। लॉर्डशिप के केस में पहले भाव को केंद्र नहीं मानते, त्रिकोण मानते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। हाँ, तो सूर्य और चंद्रमा सर वाले मामले में केवल वो शुभ प्लानेट होंगे त्रिकोणेश के नाते। यस, वो आपके शुभ होंगे क्योंकि वो लग्नेश हो गए, और लग्नेश हाँ हमेशा शुभ होता है। और वो इसीलिए शुभ होता है क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी होता है। हाँ, तो शुभ होने में और योग कारक होने में क्या अंतर है सर? योग कारक है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर ही योग कारक हो सकता है। दो भावों का स्वामी, तो दो भावों को एक साथ वो कर रहा है। केंद्र स्थान विष्णु स्थान होते हैं और आपके त्रिकोण स्थान धर्म स्थान के साथ साथ लक्ष्मी स्थान होते हैं। तो जब भी वो विष्णु और लक्ष्मी स्थान दोनों का एक साथ से स्वामी हो जाए कोई भी प्लेनेट, तो वो आपके शुभ फल देगा। एक तरीके से आपकी कुंडली के जो शुभ भाव हैं वो केंद्र होते हैं और त्रिकोण होते हैं। अब यदि आपने एक कोई व्यक्ति है दो शुभ भावों का मालिक हो गया, तो वो आपके उसके अंदर रिजल्ट देने की, अच्छे शुभ रिजल्ट देने की ताकत डबल हो जाती है औरों से। इसलिए उसे हम योग कारक मान के चलते हैं। तो शुभ से ज्यादा सर योग कारक अधिक फलदायी होगा। यस, योग राजयोग का मतलब ही ये होता है। जब हम कहते हैं ना ये आपकी कुंडली में राजयोग है, इसका मतलब ही है राजयोग बनते ही ऐसे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग नाम दिया गया है। कोई भी दो प्लेनेट जब केंद्र के स्वामी जब भी त्रिकोण के स्वामी के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता बना लें आपकी कुंडली में, उसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। अब ये दो अलग अलग प्लेनेट हैं, मगर कोई खुद एक ही प्लेनेट केंद्र का भी स्वामी हो जाए और त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए, तो वो अपने आप में दो एक योग कारक प्लेनेट के रिजल्ट देगा अपनी दशा के अंदर। इसलिए उसे योग कारक बोलते हैं। सर मेरा एक डाउट है। जी सपोज फिफ्थ फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो है एंड 10th हाउस में एरिस है, सो दिस मार्स इज द योग कारक। यस तो डेफिनेटली। मार्स अभी एरिस में ही प्लेस हुआ है, सो डज इट गिव अ स्ट्रॉन्गर रिजल्ट? अच्छा, बिकॉज द अभी प्लैनेट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन हाँ, साइन। अभी मैम प्लेसमेंट पे आप डिस्कस मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। प्लेसमेंट में बहुत सारे अच्छा, फैक्टर्स हैं, रिजल्ट की भी बात मत करो। ओके, योग कारक का मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट अच्छे देगा। अच्छा, योग कारक खराब भी रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा, और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी हम केवल योग कारक की ओके, बात कर रहे हैं, लॉर्डशिप की बात कर रहे हैं कि ये प्लेनेट आपकी कुंडली में योग कारक है। कोई प्लेनेट योग कारक हो और वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है इस बात की। रिजल्ट डिपेंड ऑन मेनी अच्छा, फैक्टर्स। ओके। जी जी और एक डाउट था मुझे, जी ये जो मूल त्रिकोण बोलते हैं, धर्म त्रिकोण बोलते हैं,
काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं, जी तो वो भी एनालिसिस के वक्त वो भी हम कंसिडर करते हैं क्या? वो जब हम जो लाइक बातें करते हैं धर्म अर्थ त्रिकोण इज, हाँ 2 6 10 जी अर्थ त्रिकोण हो जाता है, और 3 7 11 हाँ काम त्रिकोण हो जाता है, 4 8 12 आपका मोक्ष त्रिकोण हो जाता है। ठीक है, तो सो टू, हाँ इन जनरल हाँ ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आप पूछ रहे हो तो जो आपका धर्मी त्रिकोण 159 के जो लॉर्ड होते हैं वो बेनिफिक होते हैं। हाँ ठीक है, और 3 7 11 जो काम त्रिकोण है उसके लॉर्ड को अच्छा मेलिफिक माना गया है। हाँ और बाकी त्रिकोणों के जो मालिक हैं वो अपनी दूसरी लॉर्डशिप के हाँ हिसाब से बिहेव करते हैं। सर ये राशियों के हिसाब से नहीं है, हाउस के हिसाब से ही है? राशियों के हिसाब से बेनिफिक मेलिफिक नहीं होते, हाउस के हिसाब से होते हैं। नहीं, ये त्रिकोण धर्म त्रिकोण की बात कर रहा हूँ, त्रिकोण नहीं, की बात राशि कर नहीं, रहा हाउस है। हूँ। ओके सर। कि आपका पहला 5वां 9वां भाव आपका धर्म त्रिकोण है, और पुराने जमाने में इन्हें अच्छा माना जाता था, आज के जमाने में तो खैर उतना अच्छा नहीं होता बिकॉज है। और 2 6 10 आपका अर्थ त्रिकोण है, पैसे से लेना देना है, इसका दूसरा भाव आपका धन भाव है, छठा भाव आपका नौकरी का भाव है, 10वां भाव आपका काम कर्म का भाव है। 3 7 11 काम त्रिकोण ओके होता है। देखिए इसमें ओके कौन कौन से भाव आ गए। 3 7 11 आप जानते हो कौन से भाव है? 7वां पत्नी का भाव है, और पत्नी से त्रिकोण है 30वां और 11वां, 5वां और 9वां वहां से 5वें हैं दोनों, तीसरा भाव 9वां है और वो वहां से 5वां है, तो वो काम का त्रिकोण है। तो वाइफ से लिंक्ड हो गया वो आपका, या हस्बैंड से लिंक्ड हो गया, पति पत्नी का भाव है, इसलिए इसको हम काम त्रिकोण बोलते हैं। इसके बाद आता है 4 8 12। 4 8 12 हाउस है, वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। इसमें 12वां भाव आ गया, 8वां भाव आयु भाव है, 12वां भाव अंत है, आपका किसी भी चीज का अंत है। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस आपका क्रिएशन है, एंड 12th हाउस इज एंड। किसी भी भाव से उसका 12वां भाव उसका अंत होता है। और 4th हाउस इज अगेन, आप एक बर्थ लेकर आए हो, तो हमने इस जन्म में बर्थ लिया माँ की कोख से, चौथा भाव माँ का होता है, माँ की कोख से जन्म लिया, और किसी लिए लिया, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें मोक्ष मिले एंड में जाकर। किसके थ्रू मिलेगा? मौत के थ्रू। 8वां भाव आपकी क्या है? मृत्यु है। तो इन तीनों भावों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया है, और त्रिकोण का भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन है। 159 में क्या है देखो, 1 आप खुद हैं, 5 आपके पूर्व जन्म कर्मास हैं, और 9 आपको जो जिन कर्मास को आप नए अगले जन्म में लेकर जाओगे वो हैं। तो ये तीनों आपसे लिंक्ड हैं। तो इनमें क्या है, एक भाव आपका सेंटर भाव है और दोनों भाव उसको गवर्न करते हैं किसी न किसी तरीके से। जो तीनों त्रिकोण बना रखे हैं उन त्रिकोणों का ये कंसेप्ट है जी। दुर्गेश जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, ये आपने बताया कि जो 159 के जो ट्राइन लोड है वो अनकंडीशनली शुभ है, यस। तो मिथुन लगन के अंदर हाँ शनि अष्टमेश भी बनता है, हाँ। तो भी क्या वो शुभ ही रहेगा? मिथुन लगने के अंदर नहीं, डबल लॉर्डशिप में हमें देखना पड़ेगा। ऐसा होता है देखो, प्लेनेट को जब आप पढ़ोगे तो प्लेनेट को देखने के 2 तरीके होते हैं। जब भी एक प्लेनेट को हम देखते हैं तो एक देखते हैं ओवरऑल कैसा होगा, एक देखते हैं वो 2 भावों का लॉर्ड है, तो दोनों भावों के लॉर्ड के लिए उसको अलग अलग देखा जाएगा। अभी मैं बताता हूं, देखिए इस कुंडली में आप देखिए, यहां पर शनि की लॉर्डशिप आप चेक कर, 1 मिनट शेयर करता हूं मैं। इस कुंडली में आप देखिए जरा, आप जो एग्जांपल ले रहे हो वही मैं यहीं पे ले लीजिए। अब मैं इसको जेमिनाइन लग्न बना देता हूँ। मिथुन लग्न आप कह रहे हो, तो मैंने मिथुन लग्न बना दिया। अब शनि यहाँ पे हो गया 8th एंड 9th लॉर्ड जी। तो एज ए 9th लॉर्ड ये बेनिफिक है, और एज ए, तो यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से देखेंगे। ये आगे जब आप यदि करते रहे तो दशाओं में मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर इसके पास 2 लॉर्डशिप है, तो जब हम शनि को देखेंगे एज ए 9th लॉर्ड तो ये बेनिफिक है, और एज ए 8th लॉर्ड मेलिफिक है। ऐसे ही मानकर चलेंगे इसको, हाँ, तो की फिर तरह ये लिखेंगे। हाँ। ओवरऑल क्यों आप जज करना चाहते हो शनि कैसा है कुंडली के लिए? शनि के पास 2 लॉर्डशिप है, एक लॉर्डशिप है इस पे 8th हाउस की और एक लॉर्डशिप है 9th हाउस की।
एज ए 8th लॉर्ड ये मेलिफिक है, एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है, यही मानकर चलेंगे हम इसे। अब क्या होगा, जब दशाओं के अंदर अंतर दशाएं आती हैं तब ये अपने रिजल्ट देते हैं प्लेनेट। तो अंतरदशा लॉर्ड कैसा होगा उसके बेसिस पर इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्या ये 8th हाउस के रिजल्ट देगा या 9th हाउस के रिजल्ट देगा, वो अंतरदशा पर डिपेंड करेगा। मगर यहाँ पर शनि के लिए ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है। हम क्यों ड्रॉ करेंगे ओवरऑल कंक्लूजन, इसको हमें पता है कि इस कुंडली में शनि आपके 2 भावों का लॉर्ड है, एक 8th हाउस का लॉर्ड है और एक 9th हाउस का लॉर्ड है। एज ए 9th लॉर्ड ये बेनिफिक है और एज ए 8th लॉर्ड ये मेलिफिक है। ये इतना ही कहना है हमें, ये नहीं कहना शनि ओवरऑल क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हम ओवरऑल का हमें कुछ करना भी नहीं होता। अंतरदशाएं जब आती हैं तो जिस प्लेनेट की अंतरदशा है उस प्लेनेट के हिसाब से या वो प्लेनेट शनि के हिसाब से, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट मिलेंगे। 8th हाउस के मिलने हैं या 9th हाउस के मिलने हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी प्लेनेट को देखो उसकी 2 लॉर्डशिप हैं तो दोनों के हिसाब से उसे देखो। जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, सपोज किसी और प्लेनेट को देखना चाहता हूँ, सपोज सन को मुझे इसके अंदर देखना है, 3rd हाउस का लॉर्ड है तो मेलिफिक होगा। यहाँ पर देखना है मार्स को, मार्स देखिए 11वें भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है, तो वो मेलिफिक ही होगा, अशुभ होगा। इसी तरीके से जुपिटर को देखेंगे, वो आपके 7वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, तो वो न्यूट्रल ही होगा इस कुंडली के लिए। मगर यहाँ पर हम जब देखते हैं शनि के बारे में, तो शनि एक तो शुभ घर का स्वामी है और एक अशुभ घर का स्वामी है, तो आप इसको दोनों को एक साथ ऐसे ही लिखें, एज ए 8th लॉर्ड इट इज मेलिफिक, एज ए 9th लॉर्ड इट इज बेनिफिक। क्योंकि इस टॉपिक पर मैं बाद में जाऊंगा, दशाओं में इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी ओवरऑल नेचर आपको जानने की जरूरत नहीं है क्या होगी। इतना आपको मानकर चलना है कि सैटर्न जो मिथुन लग्न की कुंडली है उसमें 8th और 9th लॉर्ड है, एज ए 8th लॉर्ड ये मेलिफिक है, एज ए 9th लॉर्ड ये बेनिफिक है, तो दोनों की लॉर्डशिप होगी, दोनों के ही ये रिजल्ट देने वाला है आपको। दोनों के जब रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट जब देगा अंतरदशा के अंदर, हर एक दशा के अंदर एक अंतरदशा आती है, तो ये कैसे रिजल्ट देगा, आपको 8th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे या 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, वो उस अंतरदशा लॉर्ड पर निर्भर करेगा, इस पे अपने आप पे डिपेंड नहीं करेगा। जी विजय लक्ष्मी जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। सर आपने जब मोक्ष त्रिकोण की बात करी उस रेफरेंस से बात करूंगी। आपने बोला चौथा भाव हम माँ के गर्भ से जन्म लेके आते हैं और मोक्ष प्राप्ति, तो वो कुंडली से कैसे कंफर्म हो जाएगा कि हम इसमें सक्सेसफुल रहे कि वापस घूमेंगे संसार में? वो कुछ अलग टॉपिक है और वो अलग तरीके से बताया जा सकता है, तो वो एक्चुअली यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता, वो कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे 1-2 वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा कि एक इंसान 144 जन्म लेता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, जब तक आपके कर्मों का लेखा जोखा इक्वल नहीं हो जाता। सभी की कुंडली में 4, 8, 12 भाव होते हैं, मगर 4, 8, 12 भाव होने का मतलब ये नहीं है कि उसको मोक्ष मिलेगा। उन भावों की स्थिति ऐसी होगी कि आपका जब उनमें प्लेनेट का प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर वे में होगा, जब आपके अशुभ और शुभ कर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जब आपका कर्मों का लेखा जोखा 0 हो जाएगा, तब आप इस संसार से जन्म से मुक्ति मिलोगे और आप भगवान के अंदर समा जाओगे। उससे पहले आपको लगातार जन्म लेने ही पड़ेंगे। और ऐसा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी डिटेल में है इसमें कि हमारे टोटल 144 जन्माज होते हैं, उनमें किस किस तरीके से हमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं हम एज पर एस्ट्रोलॉजी कि अभी आपका कौन सा जन्म है। इस पर मैंने 2-4 वीडियोस बनाए हुए हैं, पर वो हमारा अभी हम यहाँ पर डिस्कशन अभी लॉर्डशिप पर रखेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो डाइवर्जन हो जाएगा मैम, बाद में किसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। जी सूद साहब। सर आपने अभी एक कुंडली दिखाई जिसमें कि मार्स जो है 6th लॉर्ड था और 11th लॉर्ड था, और हमने ये कहा कि वो मेलेफिक है। हाँ। लेकिन मेलेफिक होना वो एज ए 6th लॉर्ड तो मतलब खराब है, ये तो कंक्लूजन नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि अगर वो नहीं सर, मेलेफिक की इंटेंट तो यही होती है ना कि भाई वो खराब है। कुंडली के लिए 6th लॉर्ड मेलिफिक होता है, मगर जो मेलिफिक में क्या होता है कि 6ठा भाव अपने आप में भी मेलिफिक माना जाता है,
हर मेलिफिक भाव के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के सिग्निफिकेशन करेक्ट। मैं उसी पे आ रहा था कि अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो छठे घर में बैठा है और मेलेफिक मार्स, तो उस जातक के लिए तो बहुत अच्छा है। वो कंपटीशन जीत जाएगा, वो दूसरों को हरा सकेगा, और रोग से भी लड़ लेगा। अभी दूसरी जगह जाइए, मेलिफिक को हम इस तरीके से नहीं देखते। आप तो उसके रिजल्ट पे आ गए, अभी रिजल्ट पे मत जाइए। मेलिफिक का मतलब क्या होता है कि ये जहां पे भी जाके बैठेगा, ठीक है, उस भाव को बर्बाद करेगा। वो कैसे बर्बाद कैसे कर रहा है? 6 8 12 लॉर्ड जिस भी भाव में जाते हैं उसे बर्बाद करते हैं। जिसे देख लें उस प्लेनेट को खराब करते हैं, जिस भाव को देखें उस भाव को खराब करते हैं। मेलिफिक का मतलब ये होता है जिस भाव में 6 8 12 लॉर्ड जाकर बैठ जाएं वो भाव खराब हो जाता है। लग्न में जाकर बैठ जाएं तो लग्न कमजोर हो जाएगी, और जिस प्लेनेट को 6 8 12 लॉर्ड देख लें वो प्लेनेट कमजोर हो जाता है। उसको एफ्लिक्शन मानते हैं। ये जिसको बोलते हैं ना कि भाव एफ्लिक्ट हो गया, तो एफ्लिक्शन के क्या कंसेप्ट हैं कि 6 8 12 लॉर्ड वहां पर प्लेस्ड हो तो वो भाव एफ्लिक्टेड हो गया। 6 8 12 लॉर्ड उसे देख लें तो वो प्लेनेट वो भाव, क्योंकि इसीलिए इन्हें मेलिफिक माना जाता है। कोई भी प्लेनेट मेलिफिक है तो वो अपने भावों के तो मेलिफिक रिजल्ट नहीं देगा, मगर वो उस पर जिसका भी जिस भाव में जाकर बैठेगा उसे कमजोर कर देगा। और इससे उल्टा आपका कोई बेनिफिक प्लेनेट भी यदि 6 8 12 में जाकर बैठ जाता है तो वो खुद कमजोर हो जाता है। इन भावों की ये महिमा है। इनके लॉर्ड कहीं जाकर बैठ जाएं उन भावों को कमजोर कर देते हैं। इनके लॉर्ड जिन भावों को जिन प्लेनेट को देख लें उन्हें कमजोर कर देते हैं। और ऐसे ही जिन भावों के लॉर्ड 6 8 12 में जाकर बैठ जाए, लग्नेश आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो आपका लग्नेश कमजोर हो जाता है। लग्नेश आपका 8वें भाव में जाकर बैठ जाए तो वो कमजोर हो जाता है। 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो वो कमजोर हो जाता है। इसलिए इनको हम दुस्तान बोलते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो मेलिफिक होने का मतलब यह है कि जिन भाव, वो अपने रिजल्ट की नहीं बात कर रहे हैं। हर प्लैनेट अपने भाव के रिजल्ट अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देता है, उसका मेलिफिक बेनिफिक से कोई लेना देना नहीं है। मगर यदि अब जैसे आपका त्रिकोण का स्वामी है, वो लग्न में जाकर बैठ जाएगा तो वो लग्न को स्ट्रोंग करेगा, इसलिए उन्हें बेनिफिक मानते हैं। वो किसी को देख लेगा तो उसको उस पर उसका अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। ये मतलब है बेनिफिक और मेलिफिक का रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका। उस भाव को कमजोर करेंगे या वीक करेंगे रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। केवल बेनिफिक मेलिफिक नहीं देखना पड़ता, उसके मल्टीपल वो है रिक्वायरमेंट है रिजल्ट तक पहुंचने में, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अभी जो मेलिफिक और बेनिफिक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिंपली इतना भर है कि कोई जो लॉर्ड मेलिफिक होता है तो वो उसका जिन पर भी असर होगा, जिन भावों में जाकर बैठेगा उन भावों को वो पीड़ित कर देगा। और जिन भावों को देखेगा, जिन भावों के जिन प्लेनेट के साथ युति करेगा उन्हें भी पीड़ित करेगा। मेलिफिक भाव है छठा, 8वां, 12वां, तो जिस भाव का लॉर्ड भी इन भावों में आकर बैठेगा वो लॉर्ड खुद कमजोर हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जी सर। तो सर मेष लग्न में तो मंगल अगर 7वें भाव में बैठ जाता है जाके जी, तो उसका 8वें भाव का प्रभाव रहेगा 7वें भाव पे, प्लस वो लगन को भी देखेगा, फिर लगन भी कमजोर हो जाएगी। लग्नेश लगन को देखेगा कमजोर। सर मिक्स मत करो, वो लग्न लॉर्ड भी तो है, लग्नेश कभी भी वो नहीं होता। चाहे वो 8th लॉर्ड होगा तभी भी वो मेलिफिक नहीं हो सकता। लग्नेश को छूट दी गई है, लेकिन 7 भाव को तो खराब करेगा, 7वें भाव को तो वो डायरेक्टली ऐसा मत करो, उसमें भी और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है खराब करेगा तो, क्योंकि लग्न लॉर्ड जहां पर भी बैठता है उसे खराब नहीं करता। ओके सर, वो लग्नेश हो गया ना एक्चुअली। लग्नेश खुद कमजोर या वो होगा, लग्नेश कभी भी किसी भाव को खराब नहीं करता। लग्नेश को हम हमेशा बेनिफिक मानकर चलते हैं। इन जनरल 9th लॉर्ड भी नहीं करेगा, वो मिक्सिंग करनी पड़ेगी, आगे जाके बताएंगे। अभी इंडिविजुअल लॉर्डशिप समझो ये, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप जितना इसमें मिक्स करोगे उतना आपको समझ में ही नहीं आएगा। पहली बात, आप अलग अलग लॉर्डशिप की बात करो अभी कि एक प्लेनेट की 2 लॉर्डशिप हैं, तो आप उसको ऐसे मत करो मिक्स की ये शनि है। आप ये मान के चलो ये आपका 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। अब ऐसे ही आपका लग्नेश है तो वो लग्न लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है, ऐसे मान के चले तो ऐसे लग्न लॉर्ड बेनिफिक होगा, 8th लॉर्ड मेलिफिक होगा। मगर लग्न लॉर्ड को ये छूट दी गई है, वो ओवरऑल बेनिफिक ही माना जाता है। अब जैसे कोई भी प्लेनेट आपका मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ओवरऑल यदि आपको देखना है तो उसके एक्चुअली वो लघु पाराशरी के कंसेप्ट हैं, वो लेटर ऑन हम जाएंगे।
अभी आप केवल इंडिविजुअल लॉर्डशिप की बात करें कि आपका फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड बेनिफिक होता है, 3, 6, 11 के लॉर्ड मेलिफिक होते हैं, केंद्र स्थान के लॉर्ड आपके न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि लॉर्डशिप पूरी तरीके से समझने के लिए हमें 5-6 क्लासेस लगेंगी। लघु पाराशरी पढ़ने पर हमें लॉर्डशिप समझ में आती है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको प्रॉपरली एक्चुअली मैं बता नहीं पाऊंगा इतने कम टाइम में और समझ भी नहीं पाएंगे। अभी नॉर्मल लॉर्डशिप मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल भावों के हिसाब से। ओके सर, थैंक यू। जी Sir, 3, 6, 11 lordship is bad. Similarly, 6, 8, 12 lordship is also bad, right? एक्चुअली 6, 8 तो होता ही है, 12 थोड़ा उतना ज़्यादा खराब नहीं होता। उसको देखने के अलग नियम है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते 12th लॉर्ड के लिए कि सीधा ही कहते हैं कि वो बैड या गुड है। वो उसके रूल्स हैं डिफरेंट। वो पर सहचार्य के नियम पे बेस्ड होता है और स्थानांतर गुणत्व के नियम पर बेस्ड होता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लघु पाराशरी। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट। 3, 6, 11 लेकिन बुरा होता है। हाँ, वो मेलिफिक है विदाउट एनी वो। ओके। डेजी मैम, डेजी। हाँ जी, नमो नमः गुरु जी। जी नमो नमः। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे ये लॉर्डशिप के केस में अगर बेनिफिक ग्रह मतलब 11वें का भाव का मालिक अगर अष्टम में चला जाए और जैसे गुरु है, वृषभ लगन की कुंडली में गुरु 11 का भी बनता है और 8वें का भी बनता है, ठीक है, और भाव का स्वामी बनता है। अब और 8वें में बैठ जाए स्वराशि का होकर, अब एक बेनिफिक ग्रह होकर भी वो अष्टम में चला गया और स्वराशि का हो गया, तो इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे कि अब वो गुरु इसमें नहीं कहने का मतलब है एक शुभ भाव का स्वामी बन गया और एक अष्टम का स्वामी बना, नहीं, शुभ तो का इसको कहाँ देखना। स्वामी है? आप तो कह रहे हो ना 11 और 8 का स्वामी है। 11वें भाव हो गया ना विषभ लगन, हाँ तो 11वें भाव का स्वामी हो गया गुरु हाँ। और वो अष्टम में बैठे। हाँ जी, तो दोनों ही तो वो अशुभ भाव है, शुभ कहाँ है? नहीं, 11 भाव को कई बार शुभ भी मान लेते हैं ना। सबसे ज्यादा अगर अशुभ भाव है 11वां, हाँ। 3, 6, 11 में 3 सबसे कम है, 6 उससे ज्यादा है और 11वां भाव सबसे ज्यादा अशुभ है तीनों में। वो ये बात अलग है कि वो थोड़ा आपकी विश पूरी करता है, इच्छा पूर्ति हाँ वाला जी, भाव है। आज के जमाने में उसको हाँ, अच्छा मान लिया गया है क्योंकि आजकल हम अच्छा, लोगों की इच्छा ज्यादा है और हमारा सारा ऑब्जेक्टिव इच्छा पूर्ति पर होता है। मगर जब जी, पाराशर जी ने ये लिखी थी तो वो 11वें भाव में जिस आदमी की जितनी ज्यादा इच्छा है वो उतना ही दुष्ट माना जाता था और खराब माना जाता था। तो 11th हाउस एक्चुअली जिंदगी को बर्बाद करता था। 159 जी, धार्मिक त्रिकोण के भावों को इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि वो धर्म से रिलेटेड हैं। उस जमाने में जो आदमी धार्मिक होता था वो अच्छा होता था, इसलिए जिसका अच्छा होता है। धार्मिक त्रिकोण जी, जी, बलगी जी, होता था वो स्ट्रांग होता था। जी, जी, जी। लेकिन गुरुजी अब तो इसको अगर सही मानेंगे, इच्छा पूर्ति का भाव मानते हैं आप तो, क्योंकि कालांतर मतलब समय काल पात्र के हिसाब से तो चेंज हो ही है ना, सारी स्थितियां तो बहुत चेंज हो गई हैं, हर चीज में चेंज हुई हैं। नहीं, अच्छा नहीं तो है। अब आप अच्छा, संतुष्ट हैं तो खुशी है और ये तो आपको संतुष्टि नहीं होने देगा तो अच्छा कहाँ हुआ? आपकी विश कभी फुलफिल ही नहीं होंगी क्योंकि आपकी एक फुलफिल होगी और उसी रात को आपके अंदर दूसरी आ जाएगी, दूसरी दूसरी आ फुलफिल होगी जाएगी। और तीसरी आ जाएगी। तो ये तो फुलफिल ही नहीं होने देगा, नई नई इच्छाएं गुरुजी, तो क्रिएट करेगा। बिल्कुल गुरुजी, कहने सो को ये तो यही काम होगा कि त्रिकोण का अर्थ इच्छाएं, वो कहने को तो यही है कि इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, लेकिन गुरुजी अब इच्छा होएगी तो बंदा कर्म भी करता है ना उस चीज के लेकर। चलो वो कह रहे हैं कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी आप ऐसा सोचते हो। बाकी ये होता है कि उसी आदमी को ये माना गया है कि जिसके अंदर विश जितनी ज़्यादा कम है वही सुखी माना गया है शास्त्रों के हिसाब से और प्रैक्टिकली भी, कि जिस इंसान के अंदर इच्छाएं कम होती हैं वो सुखी होता है और वो एफर्ट करने में कोई उस तरीके की इच्छाओं की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोग सोशल सर्विस कर रहे होते हैं, पूरा एफर्ट कर रहे होते हैं और उनकी हाँ जी, कोई इच्छाएं नहीं होती और दिन रात लग रहे होते हैं, वो ऐसा भी होता है। तो ये अलग हाँ अलग जी, पॉइंट ऑफ व्यू है, पर इन जनरल हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये कर रहे हैं कि 11th जी, हाउस को अशुभ माना जाता है। ठीक है। तो अशुभ का ही मालिक एक अशुभ घर में चला गया, मतलब अशुभ अष्टम में चला गया, हाँ, वो तो तो वो खैर ठीक नहीं है। अपने ही भाव में है, वो तो 8th हाउस भी उसी का ही है, हाँ जी, पर वो मेलिफिक है इस कुंडली के लिए। कुंडली के लिए मैलेफिक। जी 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 ठीक। जी। परवीन जी।
सर नमस्कार। सर सर ये तो योग कारक के बारे में तो पता चल गया है, पर मेरे को ना दो परवीन हो गए बीटीआर का नहीं पता चला क्या जो नहीं आपकी चला? वीडियो आई थी। क्या मैम, क्या नहीं चला? बीटीआर जो आपने बताया था ना, क्या? बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो आपने बताया था वीडियो में, उसका नहीं पता चला। उसमें इष्टकाल, मांदी, ये सारे वर्ड्स के बारे में हमें पता नहीं है, मैम तो ये वो उसको भी प्लीज ये क्लियर अभी करवा दो। बहुत आगे की चीजें हैं। मांदी और ईस्ट का नहीं सर, आपने सर वो वीडियो भी हमें भेजी हुई है ना बीटीआर की, तो उसमें नहीं समझ में आया था। ऐसा होता है, मांदी और ये उपग्रह हैं, जैसे आपके प्लेनेट होते हैं ना, ऐसे ही प्लेनेट और हाँ ये जी। उपग्रह होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे राहु केतु की तरह। ये बिंदु हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर असर डालते हैं। मांदी और गुलिका शनि के दो बेटे हैं, हालांकि इसके बारे में भी अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेगी। तो वो मांदी और गुलिका और इस तरीके से आपके कई सारे उपग्रह हैं। तो वो इनमें से उपग्रह हैं, ये कुंडली में होते हैं और ये मेलिफिक माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। जैसे शनि की तरह ही ये शनि से भी ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। तो जहाँ पर भी जाकर बैठते हैं उन भावों को ये पीड़ित करते हैं और अशुभ भावों में अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे 3, 6, 11 भाव में यदि मांदी या आपका गुलिका बैठे हों तो वो शुभ रिजल्ट देते हैं। ओके, पर हमें इनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन प्लीज कर देना जब आप चलो वो क्लास तो में अभी आप बताएंगे। देखो, ऐसा है, मैंने एक ये आपका ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। ये आप लोगों के ऊपर है, आप देखना चाहते हैं आप उन्हें देखें, आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी आपको। सर उसी में ही मैंने क्वेश्चन का आंसर डाला था, आपकी वीडियो मैंने सुनी थी, उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया था, कोई नहीं, तो मैंने आपको ग्रुप में ये भी बोला समझाऊंगा था। मैं, क्लास में नहीं समझाया जा सकता है। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा ठीक। टॉपिक है। इन्हें अच्छा अप्रकाशित जी। ग्रह बोलते हैं। और अप्रकाशित ग्रहों पर एक मैं नंबर आने दो, आपके पास वीडियो आएगा। अभी मैथमेटिकल अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। इसके बाद डिविजनल ठीक है, चार्ट क्या होते हैं, ये आपके उपग्रह क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, वो सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी मैं ठीक है बता सर, सकता हूँ वो थैंक यू। इतना है कि ये एक्चुअली बहुत सारे उपग्रह होते हैं, उनकी पोजीशन होती है आपकी कुंडली के अंदर। तो जैसे ग्रह ठीक है आपको सर, इन्फ्लुएंस करते हैं, उपग्रह भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, जी जी। थैंक यू सर, थैंक सर यू जी। दृष्टि पढ़ा दिए सर आपने इसमें क्लास में? दृष्टि तो ये तो वीडियो कोर्स है भाई, आप जो डाउट नहीं पूछ मतलब रहे हैं। दृष्टि आपने भेज दिया वीडियो सर पहले? दृष्टि, हाँ तो वो तो दृष्टि काफी का पहले भेज चुका मैं। तो सर उससे एक क्वेश्चन है रिलेटेड मेरा ना। हाँ सपोज कोई बेनिफिक प्लेनेट है, हाँ। तो अगर उनको बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, क्या उसकी दृष्टि में प्रभाव आएगा कुछ? नहीं नहीं। क्योंकि आज मैं सर बीवी रमन जी को पढ़ रहा था, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि अगर जुपिटर डेबिलेटेड हो जाता है हाँ। तो उसकी दृष्टि वीक हो जाती है। वो ऐसा है, देखो बीबी रमन की अलग है थ्योरी, सारी अलग है, उसने अपनी बनाई हुई है। तो इन जनरल जो क्लासिक्स के हिसाब से वैसे तो बहुत लोग ये कहते हैं ऊंच की दृष्टि नीच की दृष्टि, ये नहीं वो सब तो बात नहीं की होती सर क्रिएटेड जी। चीज़ें हैं। क्लासिक्स के हिसाब से प्लेनेट की दृष्टि होती है, लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है कैसी है। यदि बेनिफिक मतलब प्लेनेट है उसकी दृष्टि बेनिफिक मानी जाती है, मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि मेलिफिक मानी जाती है। और कौन कौन ऊंच का हो रहा है नीच का हो रहा है, ये अपनी दशाओं के अंदर जो वो रिजल्ट देगा उसमें फर्क पड़ेगा। यदि वो उच्च का हो गया तो वो उसकी स्थिति अच्छी है, तो उसकी खुद की दशा आएगी तो वो उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। मतलब किस राशि में रखा हुआ है इस पर ये डिपेंड करता है। दृष्टि प्लेनेट की होती है, ना कि उसकी ऊंच की नीच की या किस भाव से देख रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। दृष्टि में जो टर्म यूज होती है वो ये होती है, 8th लॉर्ड देख रहा है इसे, 6th लॉर्ड जी देख रहा है इसे, 3rd लॉर्ड राइट देख रहा है इसे, 9th लॉर्ड देख रहा है इसे। ये नहीं देखा राइट जाता कि इसको ये शत्रु राशि से देख रहा है या किस राशि से देख रहा है। खुद प्लेनेट पे असर पड़ता है कि वो उच्च का है या नीच का है, मगर दृष्टि में हम ये चीज़ें नहीं देखते, वरना तो हम कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचेंगे। जितना हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब बेनिफिक की दृष्टि बेनिफिक रहेगी, मेलिफिक की मेलिफिक रहेगी, यस, कहने का मतलब ये। डेफिनेटली। ठीक है, ठीक, थैंक यू अब सर दृष्टि का जो कंसेप्ट है, अभी आप जो मेरी क्लास अटेंड करोगे थोड़ा एडवांस है, उसमें मैं अभी जो मेरा 19 और 26 को है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दृष्टि को मैं किस तरीके से यूज करना चाहिए। वो डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, हाँ डिग्री हाँ देख। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी हाँ सुशांत जी। सर जी इसी दृष्टि से ही रिलेटेड था। जी जैसे बोलो। अभी आपने योग कारक समझाया, तो शनि को तुला में आपने योग कारक समझाया, हाँ तो शनि मतलब पंचम का भी है और चतुर्थ का भी है, जी। तो फिर सर एज ए पंचम लॉर्ड फिर उसकी दृष्टि अच्छी होगी? हाँ बिल्कुल वैसे तो अच्छी, खराब मानते हैं। बिल्कुल अच्छी होगी।
अच्छा, वो जिस मतलब जिन जिन भावों को देख रहा है उन पे अच्छा शुभ प्रभाव हाँ देगा। बिल्कुल, एक बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, फंक्शनल बेनिफिक हो गया ना, हाँ जी। मगर उसके डबल कॉम्बिनेशन होते हैं। वो आपका सैटर्न और मार्स जो होता है फंक्शनल बेनिफिक होकर भी अपने नेचुरल जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका असर डालते हैं वो, तो वो थोड़ा खराब भी असर देंगे, मगर वो फंक्शनल बेनिफिक है, अच्छा भी असर देंगे। जिस भाव को देख रहे हैं अपनी दशा में उस भाव के बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी देंगे वो। तो ऐसे फिर प्लेवर सर चीज देगा पर लेट करवाएगा, ये कह सकते हैं नहीं नहीं जहां ऐसा जहां दिख रहा नहीं, लेट क्यों कराएगा वो? सैटर्न यदि आपका एज ए सैटर्न आप देख रहे हो, है। जी देखो प्लेनेट की दो चीजें होती हैं, एक होती है लॉर्डशिप, एक नेचुरल कारकत्व। तो जी। नेचुरल कारकत्व जो होते हैं सैटर्न के वो थोड़ा डिले करता है, मगर यदि वो योग कारक हो गया तो वो डिले नहीं होगा, क्योंकि योग कारक की ताकत उसके नेचुरल कारक से ज्यादा है। जी थैंक जी सर जैसे हम लोग किसी प्लैनेट के लिए बोलते हैं, शनि के लिए कि इसका शनि भारी है या शुक्र भारी है, तो भारी होने का मतलब क्या होता भारी है? होने का मतलब यह है एस्ट्रोलॉजर आपसे पैसे खींचना चाहता है, बस। इसके अलावा ऐसा कोई कुछ भी नहीं भारी नहीं होता। होता। जहां पे कोई एस्ट्रोलॉजर भारी है और हल्का बोल रहा है, इसका मतलब उसे ना तो एस्ट्रोलॉजी आती, वो आपको 3 उपाय बताएगा, कहीं पे कुछ नारियल बिकवाएगा या कुछ और करवाएगा, गड़वाएगा, कुछ बाल कटवा के गड़वाएगा, लाल कपड़े में कुछ हल्दी गड़वाएगा। तो समझ लीजिए भारी हल्का कोई भी प्लेनेट नहीं होता। आपकी कुंडली के सारे प्लेनेट इक्वल होते हैं, केवल फर्क ये होता है कि हमें जब हमारी दशाएं ठीक ना हो तो हमें अपने कर्मों पे काम करना चाहिए। शनि मेलिफिक हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर, मगर जब भी किसी भी प्लेनेट के जो रिजल्ट हैं उसकी अंतर्दशाओं पर बहुत निर्भर करते हैं, उसके प्लेसमेंट पर बहुत निर्भर करते हैं, उसकी नवांश कुंडली में क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करते हैं। कभी भी कोई भी प्लेनेट अपनी केवल लॉर्डशिप के बेस पर रिजल्ट नहीं देता। जैसे आपका त्रिकोण का स्वामी हो गया या लग्नेश हो गया, अब लग्नेश की स्थिति क्या है वो ज्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि वो लग्नेश है। रिजल्ट देने में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला वो किन किन भावों का स्वामी है और दूसरा वो उसका प्लेसमेंट क्या है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, उस पर किन किन प्लेनेट का असर है, फिर नवांश में उसकी स्थिति क्या है। आपका खराब ग्रह भी यदि अच्छी स्थिति में जाकर बैठा हुआ है तो वो आपका बुरा नहीं करेगा, उस पर यदि बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ रखा है तो आपका उतना बुरा नहीं कर पाएगा। फिर उसकी महादशा के अंदर किस चीज की अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा लॉर्ड पे भी डिपेंड करते हैं रिजल्ट, क्योंकि केवल महादशा अपने आप में रिजल्ट नहीं देती। महादशा के अंदर जितनी भी अंतरदशा आएंगी उनके अंदर अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, तो वो थोड़ा मतलब डिटेलिंग में हमें देखना पड़ेगा। आप भारी हल्का किसी को भी मत मानो, वैसे जुपिटर सबसे भारी है वेट वाइज। अच्छा, हाँ वो तो फिजिकल एट्रीब्यूट हो गया उसका। फिजिकली है, बाकी कोई भारी हल्का नहीं होता। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, सर शायद आपने कवर कर लिया होगा, मैंने अभी ज्वाइन किया। जी तो जैसे जब भी कैंसर असेंडेंट के लिए मंगल योग कारक ग्रह जी है ना? जी अच्छा, उसमें बृहस्पति के 2 लॉर्डशिप होती हैं, एक तो 6th हाउस और एक 9th हाउस। जी तो 6th तो वैसा वो हो गया हाउस मेलिफिक मैलेफिक, और 9th जो है वो आपका बेनिफिक, लक्ष्मी स्थान हाँ हो गया। बेनिफिक तो सर हम फिर उसमें बेनिफिक माने इसको बृहस्पति को या मैलेफिक बेनिफिक है माने? वो। बेनिफिक है। देखो अब इसको मैंने अभी भी बताया कि ये थोड़ा एक अलग से टॉपिक मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। दोनों लॉर्डशिप को अभी मिक्स मत करो, क्योंकि जी इसके क्या है कि इसमें ये लघु पराशरी का कंसेप्ट है, उसको अच्छा समझने के लिए मुझे इंडिविजुअली ये बताना पड़ेगा आपको कि एक प्लेनेट की जब वो सपोज 2 भावों का लॉर्ड है तो उसको हम कैसे देखते हैं। अभी केवल आज की क्लास में हम एक एक लॉर्डशिप डिस्कस कर रहे हैं बस। जी सर, ओके बता थैंक यू दूंगा सर। मैं कमिंग क्लास में, नेक्स्ट संडे के लिए रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि सर वो मेरी पत्रिका ही है में है, इसलिए मैं बहुत नहीं ईगर वो थी जान। आपकी पत्रिका है तो बता देता हूँ, बेनिफिक है आपका जुपिटर, अच्छा अच्छा, थैंक यू भाग्य सो से मच, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू चलो सर। सर वो केंद्राधिपति दोष भूल गया बीच में। नहीं वो बता रहा हूँ मैं, एंड में सबके डाउट हो जाने दो, क्योंकि हमारी क्लास डाउट क्लास ही है। मैं तो वीडियोस के थ्रू ही लूंगा, उनमें आप यदि जो लोग देख रहे हैं वो यदि कोई डाउट वगैरह नोट करके यदि मेरे से पूछते हैं तो यू ऑल आर वेलकम, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंसर देने में। अलका अग्रवाल मैम। सर अगर लग्न का स्वामी नीच का हो जाए, जैसे वृश्चिक लग्न में मंगल है वो नीच का बैठ जाए लग्न में ही बैठा भाग्य है? स्थान में, नहीं नीच का कहाँ पे बैठा है? 9th हाउस में, हाँ तो वो कैसे फल देगा? फल तो मैडम अब बहुत दूर की बात है।
नहीं तो वो बेनिफिक होगा कैसे, क्या नहीं, होगा वो वैसे बेनिफिक? बेनिफिक है, मगर फल और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अभी लॉर्डशिप की बात करो, देखो फल तक पहुंचने में तो हमें मतलब अभी हम बीज डाला है तो पहले पेड़ उगेगा, और तो पेड़ उगने के बेनिफिक एज ए बेनिफिक उसे मानेंगे? वो बेनिफिक है आपका, मगर वो रिजल्ट और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि वो आपने कहा ना नीच का हो गया, अब नीच का होने के साथ साथ हमें उसको नवांश में भी देखना पड़ेगा, उस पर किस किस प्लेनेट का असर हो रखा है वो भी देखना पड़ेगा। तो आप हम ऑन द बेसिस ऑफ वन कंपोनेंट कभी भी रिजल्ट तक अभी कोई भी मत पहुंचो, उसमें पहुंचने में अभी हमें कई क्लासेज लगेंगी। तो आप इंतजार करो, मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा किस तरीके से देखना है। थैंक यू सर। रति मैम, आपको पूछना कुछ? पूछ चुके? हाँ जी सर, सर पूछा नहीं लेकिन आपने फिर भी जवाब दे दिया, एक के क्वेश्चन में मेरा आंसर मिल गया। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि अगर योग कारक प्लेनेट नीच का हो जाए जी, और वो नीच का होकर लगन में ही बैठ जाए, हाँ, तो वो तब फिर कमजोर हो उसे गया हम। मैम। आप उसको देखो, अब मैं बता देता हूँ, नवांश में जाके भी देखो, नवांश में जी पता सर। लगे वो उचका हो रखा हो, हाँ जी तो सर। वो क्या है, उसका दशा का पहला फर्स्ट हाफ पीरियड खराब जाएगा, मगर दूसरा हाफ पीरियड अच्छा जाएगा। और अगर नवांश में भी मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है? हाँ, तभी भी कुछ चेंज तो होंगे ही, नीच का दोनों जगह हाँ। पे है, तो फिर वो आपका वर्गोत्तम हो गया तभी भी अच्छे रिजल्ट देगा, इसलिए एकदम कंक्लूड मत करो, ओके सर। क्योंकि वो क्योंकि मेन हो सकता है फ्रेंड साइन में हो नवांश में। हाँ, जैसे वो था कि जैसे अब मंगल ही है मान लीजिए कर्क लगन में, जी और वो योग कारक है, जी, लेकिन वो लगन में ही बैठ गया और नीच का हो गया। अब सप्तम दृष्टि से वो सातवें भाव सेवेंथ को हाउस देख को रहा है। देखे, तो फिर वो क्या सेवेंथ हाउस को पूरे फल जो मंगल को देने चाहिए वो देगा, या उसमें चूंकि वो नीच का हो चुका है कुछ देने कमी होगी? रिजल्ट नहीं देगा अच्छे, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यदि नवांश में भी स्थिति ठीक नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मतलब योग कारक प्लेनेट के मतलब कोई फायदा नहीं रहेगा फिर। नहीं, वो पता है सर्प दृष्टिकोण में और हो सकता है बंदे को बीमार भी कर सकता है वो बुरी तरीके से, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है। हाँ। और 4 साइन में जब भी बैठता है मंगल के बारे में, उसमें सर्प दृष्टिकोण आता है। सर्प आ जाता दृष्टिकोण है। में बैठा हुआ प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में हेल्थ खराब कर देता है। है। और इसमें ही अगर उस पर गुरु की या चंद्रमा की उसकी दृष्टि पड़ जाए किसी की, तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, मगर वो खुद तो वीक हो ही गया, वीक तो हो ही गया, नीच का हो मतलब गया। कारकत्व में कमी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल पक्का। जी सर, थैंक यू सर। रजनी मैम, जी रजनी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ सर, मुझे ना आपके रेयर सूत्रास में से पूछ सकती हूँ आपसे सर? इनोवेटिव रेयर सूत्रास है ना आपके, उससे रिलेटेड। एंड में पूछ लेना एक बार, मैं और लोगों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ठीक है न्यूकमर सर, बहुत ठीक है सारे हैं। सर। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ अनंत लक्ष्मी मैम। अब मैं, हाँ सर, कैंसर लग्न का ही पूछ रही हूँ। मतलब मार्स इज योग कारक, 9 and 12, जो जुपिटर का लॉर्डशिप जो है 6th और 9th का है, लेकिन जुपिटर बैठा हुआ है 8th में, दैट मींस इट बिकम्स वीकर, राइट? यस, वीकर, श्योर। But then the results given by it, I mean, it won't be malefic as such. Jupiter का भी malefic नहीं होता, right? Malefic but weaker. Weaker, okay. Malefic जो and actual weaker is result देना, two separate things. yeah, okay. जी जी जी। Right. चलो मैं अब एंड में केंद्राधिपति दोष बताता हूँ, फिर रजनी मैम का क्वेश्चन है वो मैं एंड में लूंगा। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है कोई? ये इनकी वीडियो तो मिलेगी सर? इसकी वीडियो मिल जाएगी जी सर। धन्यवाद सर। गुरुजी जी गुरुजी, जैसे अभी आपने ये इतना डिस्कशन किया मैलेफिक बेनिफिक का, अब मेरा वही प्रश्न है, अब वही 11वें और 8वें का मालिक अगर गुरु है तो वो एक तो मैलेफिक हो गया, वो तो खराब हो गया। अब लेकिन एज अ गुरु होके वो दृष्टि के रूप में कौन सी दृष्टियां देगा? खराब की थोड़ी बहुत अच्छी? हाँ, दोनों ही देगा मिक्स करके, है ना, दोनों ही देगा ना। जैसे बैठ के वो धन भाव को देख रहा है तो धन को खत्म नहीं होने देगा, बस बहुत बढ़ाएगा भी नहीं। खत्म कर देगा वो।
अच्छा, धन को खत्म ही कर ऐसा देगा। होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो देखो, ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी बड़ा कॉमन सेंस की वो है, हम रीड करके नहीं सीख सकते, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, माइंड लगाना। मैं बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है तो कि क्या जी है कि जो बेनिफिक और मेलिफिक क्या होता है, तो हमने सीधा सीधा जी मेलिफिक आया है तो हमारे नजर में एक राक्षस, मारीच या रावण नजर आएगा, और बेनिफिक का मतलब है कि कोई साधु संत हो गया, ऐसा नहीं है। मेलिफिक जी। क्या करता है, जो भी करेगा वो एक्सट्रीम लेवल पे करता है, पूरी तरीके अच्छा, से, और बेनिफिक करता है थोड़ा प्यार से। एक ने डंडे ठीक से है। पिटाई कर दी, एक ने 2 चपत लगा दी, इतना सा अंतर है। अब जी मेलिफिक प्लेनेट उन्हें बोलते हैं जो आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस को हार्म करते हैं, ठीक है। मतलब आपके रिश्तों को, आपके ऑर्गन्स को, शरीर में बीमारी लेकर आएंगे, वो मेलिफिक होते हैं। और बेनिफिक वो होते हैं जो खराब होने पर भी लिविंग सिग्निफिकेशंस को हार्म नहीं करते। काम नहीं करते। जी क्योंकि पहले जब ये एस्ट्रोलॉजी बनी थी, इंसान का स्वास्थ्य ही सब कुछ था, स्वास्थ्य खराब होने पर बचता नहीं था, इलाज नहीं था। लोग जी बचपन में ही मर जाते थे, 15-20 साल 25 साल तक मुश्किल ही जीते थे। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता था, क्योंकि वेल्थ तो कोई होती ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, खाना ही खाते थे, जी इसलिए वेल्थ के नाम पर कुछ नहीं था। तो जो मेलिफिक प्लेनेट, इन्हें इसलिए बोला गया क्योंकि ये लिविंग सिग्निफिकेशंस को खराब करते हैं। अब मैं आपको जी एग्जांपल देता हूँ, जुपिटर आपका मेलिफिक है, जी। जो आप एग्जांपल दे रहे हो, तो हाँ जी। जुपिटर एज ए मेलिफिक बिहेव करेगा डेफिनेटली, मगर क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिक है, तो जिन भी भावों को वो एस्पेक्ट करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा, उनसे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा, यस, बाकी चीजों को खत्म कर देगा, मगर बाकी चीजों को खत्म कर देगा। और ठीक। मेलिफिक प्लेनेट यदि वो फंक्शनल मेलिफिक भी है, जैसे अभी सैटर्न की बात कर रही थी मैडम, हाँ जी। सैटर्न आपका फंक्शनल बेनिफिक होते हुए भी जिन भावों को देखेगा, उनसे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बाकी चीजों में मैटेरियलिस्टिक, अब वो आपको इतनी गेन देगा, बहुत ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, आपके काम चलेंगे, आपके अंडर में हजारों लोग काम करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी यदि सही समय पर दशा आ गई। मगर आपके जो ऑर्गन्स होंगे, जहां पर वो बैठा हुआ है, जिन भावों को देख रहा है, उनसे रिलेटेड रिश्ते और ऑर्गन्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट वो करेगा। खराब तो करेगा। आपको ओवरऑल देखना है, असेस करना है, इसको लिख के नहीं दिया जा सकता है कि ये इस तरीके से बिहेव करेगा। सही बात है गुरु जी। इस हिसाब से जो गुरु जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये गुरु प्रॉपर्टी और अपना धन वगैरह को खराब कर देगा, बट लिविंग चीजों को प्रोटेक्ट करके यस, रखेगा। लिविंग को जहां प्रोटेक्ट जहां करेगा। भी जहां जहां भी उसकी दृष्टि जा रही है, पंचम, नवम और सप्तम। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अगर हमने इसी से रिलेटेड ज्योतिष का ही काम कर लिया, तो ये तो फिर और ज्यादा वो हो जाएगा, और ऐसे ज्यादा खराबियां। ये है ना, आजकल का नया धंधा है, उससे रिलेटेड काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं, आपके बस में ही नहीं, आप क्या करोगे? ठीक है ना, आप ज्योतिष से रिलेटेड काम कर ही नहीं सकते। यदि आपके प्रारब्ध में लिखा नहीं है तो आप कैसे काम कर लोगे? लोगों को ज्योतिष का नाम ही नहीं पता होता, 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता ज्योतिष क्या होती है। प्रारब्ध ही आपको लेकर जाएगा ज्योतिष की तरफ, यदि ले जाना है तो आप नहीं कर सकते। आप ये बताओ, कितने लोगों को पता होता है ज्योतिष कोई चीज होती है? आप सबको ही पता है। आस पड़ोस में देखो, जिन लोगों को परेशानी होती है वही ज्योतिष को जानते हैं, जिनको ज्योतिष के परेशानी नहीं पास होती वो कहते हैं ज्योतिष क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, है, कर्म है। हाँ पागल बना जी रहे जी होते हैं लोग। जी। तो आप ज्योतिष की तरफ तभी जाओगे जब आपकी कुंडली आपको लेकर जाएगी। तो हमारा प्रारब्ध प्री डिसाइडेड है, हम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। हमें गलत फहमी होती है कि हम कर रहे हैं, वो आप अपना आप जाओगे ज्योतिष की तरफ। आप भी ऐसे ही गए होगे, मैं भी ऐसे ही गया हूँ, मुझे कोई लेके नहीं गया ना, मैंने प्लेनेट देखे जब तक मैं गया था, मुझे पता ही नहीं था मेरा कौन सा प्लेनेट गए, कुंडली भी कोई चीज होती है क्या, पर भी चला जी गया। जी 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 जी। मतलब यही बात है, अगर मतलब इन केस वो ज्योतिष का काम करता है, तो वो तो अपने गुरु को और एक्टिव कर लेगा और परेशान खड़ी हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत समझो, आप जो काम नहीं आप तो आप करते रहो, जो आपको मिलता है वो इस तरीके से ठीक देखने की है। जरूरत नहीं है। वो ओके। आपको अपना आप आपके प्रारब्ध ने जहाँ पे मतलब लेके जाना है वो लेके जाएगा ही। मेरा पूछने का यही मतलब था कि हमने उस ग्रह को जहाँ एक्टिव तो नहीं अदा कर लिया, अगर हम कहें कि उसको भी मैम चुप आप नहीं रहे। कर सकते। ओके। आप हाँ वो तो एक बात बताओ, जुपिटर वहां स्काई में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ इंसान की क्या ताकत है उसे एक्टिव और इनएक्टिव कर दे वो? सर, अब बोलने में तो ऐसे ही कहते हैं ना सारे, तो नहीं, मैंने वो मैं यही बता रहा हूँ, इसीलिए लोग हम लोगों में बिलीव नहीं करते। हाँ आपको जी, पता है हम लोगों में कितने कम लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स पे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसीलिए सही नहीं है। करते क्योंकि हम अपनी मन से कुछ भी बना लेते हैं, एक्टिव कर दिया, डीएक्टिव कर दिया। हाँ किस जी क्लास 6 में लिखा हुआ है कि एक्टिव कर सकते हो आप? जी। ये मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर
हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर एक्टिव करते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या हिट थ्योरी लगा रखी है, कोई और हाँ कुछ, जी। ये सब कुछ नहीं है, ये केवल एक धंधा है। इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप नहीं एक्टिव कर सकते किसी भी प्लेनेट ठीक को। है। रेडिएशन पे ठीक। बेस्ड होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट और फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड पे बेस्ड है जो भी होता है। आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एक इंसान बदल सकता है जो प्लेनेट का आपके ऊपर असर आ रहा है, और आपका क्या बिजनेस कर रहे हो उससे कैसे फील्ड बदलेगा, ये तो आपकी रोजी रोटी है, उसका कोई प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको प्रारब्ध अपना आप लेके जाएगा जहाँ भी ले जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलो नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन ठीक पूछते हैं। ठीक। थैंक यू गुरु जी। चलो सर मैं वो बता रहा हूँ, अब मैं केंद्राधिपति दो सब, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरी एक छोटी सर सी 2 बात बात और बता पूछनी दीजिए थी। प्लीज। जी बताइए मैम। सर आपने जैसे बताया त्रिशडाय को, उसके साथ ये तीनों हाउस तो उपचय हाउस में भी जैसे इंक्लूडेड होते हैं, तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन सा ही है थोड़ा सा इसमें मेरे नहीं को। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है इन भावों के अंदर। देखो त्रिसाध्याय के जो लॉर्ड है वो अशुभ होते हैं, ठीक है, और उपचय का मतलब होता है ये किसी चीज को बढ़ाते हैं, सक्सेसिवली इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करने का मतलब अच्छा ही थोड़ी होता है। इनमें केवल अशुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, शुभ तो नहीं देते। शुभ ग्रह तो खराब हो जाएगा ना त्रिसाध्याय में चला गया तो। अशुभ ग्रह त्रिसाध हाउसेज में अच्छे रिजल्ट देते हैं। कंडीशन यह है कि आपके केंद्र स्थान स्ट्रोंग होने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो कंसेप्ट है हम आधे अधूरे करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये अशुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठ गया तो अच्छे रिजल्ट देगा। वो तभी देगा जब आपके केंद्र स्थान मजबूत है, मतलब केंद्रों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो आपके अशुभ ग्रह यदि त्रिसाध हाउसेज में बैठे होंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ये है त्रिसाध का। उपचय का मतलब होता है सक्सेसिवली इंक्रीज होना, कि इन भावों के अंदर जो भी प्लेनेट जाएगा वो अपने जहाँ का स्थान है उसके भावों में वृद्धि हो जाएगी। अब वो उपचय भाव के अंदर यदि कोई खराब रिजल्ट देने वाला चला गया तो उसके खराब रिजल्टों में भी वृद्धि हो जाएगी, ये मानकर चलो। और अच्छे रिजल्ट देने वाला चला गया, जैसे आपका मार्स है और वो योग कारक हो गया 11वें भाव में चला गया, तो आपको वो अर्निंग बहुत ज़्यादा दे देगा। उपचय भाव का मतलब है जो भी रिजल्ट जिसने देने हैं वो उन रिजल्ट्स में वो वृद्धि हो जाती है, इसलिए इनको उपचय भाव बोलते हैं। मगर कोई मैलिफिक है और वो भी उपचय भाव के अंदर चला गया तो उसमें वृद्धि हो जाती है। आपका 6 लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, आपको पहले से एक बीमारी होगी, एक और बीमारी दे देगा, वो बढ़ा देगा बीमारी को। उपचय का मतलब ये होता है। उपचय का मतलब कोई अच्छे बुरे रिजल्ट नहीं है, इंक्रीज करना। ओके ठीक है। अच्छा जैसे मान लो कि एक उपचय हाउस का स्वामी दूसरे उपचय हाउस में बैठ जाता है, तीसरे का स्वामी 11वें में बैठ गया, सूर्य ही मान लेते हैं, 5वें नंबर में 5 नंबर राशि है तीसरे हाउस में, और वो 11वें हाउस में चली गई, मतलब जैसे मिथुन लगन हुआ थर्ड हाउस के रिजल्ट को बढ़ा देगा। क्या करेगा? थर्ड हाउस के रिजल्ट को बढ़ा देगा। थर्ड ठीक है हाउस के सर। जो भी रिजल्ट हैं उन्हें वो इंक्रीज कर देगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू। सर जी 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 सर। यदि केंद्र के चारों स्थान खाली हों सर, हाँ 1 4 7 10 चारों खाली हैं, और उनमें जो है वो इसमें त्रिसराय में बैठा है ये मैलिफिक ग्रह, तो वो भी अच्छा परिणाम नहीं देगा, इसका नहीं दे मतलब ये पाएगा हुआ ना सर, सर? प्रैक्टिकली नहीं दे पाएगा। और एज पर क्लासिक्स यही लिखा हुआ है 3 6 11 हाँ। में अशुभ ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या एक तरीके से केंद्र स्थान मजबूत है। आप ऐसे मान के चलिए केंद्र स्थान आपकी कुंडली की फाउंडेशन है। अब कुंडली की जी। फाउंडेशन यदि मजबूत है तो जो अशुभ ग्रह हैं वो अशुभ स्थानों में भी अपने रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखेंगे। मगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है, केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह नहीं है, तो वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न ये था सर कि जैसा अभी आपने बताया कि प्लेनेट को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, वो तो ऊपर है आसमान में जहां भी है जो है, तो भाव को एक्टिवेट किया जा सकता है क्या सर? सर किसी जैसे को भी कहते देखो हैं मतलब मैं जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं तो केवल पढ़ाई लिखाई के बेस पे बता रहा हूँ या जो भी मैं वही जानना चाह रहा हूँ मेरे सर। हिसाब से ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी चीज को नहीं एक्टिवेट कर सकते, आप केवल अपने कर्मों पर काम कर सकते हो और वही एक्टिवेशन है। कर्म कर सकते हो, भजन पूजन कर सकते हो, और यही इंसान के हाथ में है कौन भाव एक्टिवेट होगा कौन भाव एक्टिवेट नहीं होगा। वो आपकी दशा और अंतरदशा पहले से ही निश्चित डिसाइड करके आती है। ट्रांजिट दशा और अंतरदशा भावों को एक्टिवेट और इनएक्टिवेट करते हैं, एक इंसान नहीं कर सकता।
वो जो सुप्त भाव बताते हैं ना सर, कि जिसमें ना कोई देख रहा हो ना कोई गिरह बैठा हो, उसे सुप्त कहते हैं, ऐसा है क्या सर? मतलब वो भाव ये होगा कि न्यूट्रल हो जाता है सर, उसको सम बोल देते हैं। अच्छा सम जो होता है सम भाव है, वो सम भाव हो गया, एक बेनिफिक हो गया, एक मेलिफिक हो गया। एक जिस पर आपकी शुभ ग्रहों की दृष्टि है वो अच्छा हो जाता है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है वो भाव खराब हो जाता है, और जिसमें ना अशुभ की दृष्टि है ना शुभ की दृष्टि है उसे न्यूट्रल या सम भाव बोल देते हैं। चलो थैंक यू सर। जी, केंद्राधिपति दोष पे आ जाता हूं मैं। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं बचा है। तो देखिए, वन मोर थिंग मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि अब जब हमारा एसोसिएशन हुआ है तो मैं पहले बता देता हूं। आप लोग देखो, एक तो होता है ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजी, एक होता है जुगाड़बाजी या धंधा। जी सर। तो ये जितनी भी चीज़ है ना, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, है धंधे का हिस्सा है। आप किसी भी बुक में यदि आपको कोई बताए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मुझे भी शेयर करना, मैं आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिवेशन वगैरह पैदा कहाँ से हुआ। किसी भी क्लासिक्स में कोई भाव एक्टिवेशन या इस तरीके की चीज़ें नहीं है। वैद पारसर होरा शास्त्र रेमेडीज के नाम पर मंत्रों का उच्चारण बताता है केवल, ठीक है। और वहाँ पर भारतीय विद्यावन में के.एन. राव सर से भी एसोसिएट रहे हैं, वो आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताते हैं हर चीज़ की रेमेडी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आई है किसी को नहीं पता। अब जब हमें पता ही नहीं है, किसी क्लासिक्स में लिखा हुआ नहीं है, तो हमें उसमें बिलीव करने का कोई वो नहीं है। अब जो लोग बताते हैं उन्होंने कहाँ से पढ़ा नहीं पढ़ा, बताता कोई बुक में तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं आज तक। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कुछ लिखा मिल जाए तो हम भी उसको मान लें। अब मुंह कही हुई बात को मानना ठीक नहीं है, वो एक तरीके से भ्रमित होना है, और हमें भ्रमित होने से सभी को बचना चाहिए। फिर भी आप में से किसी का एक्सपीरियंस इस तरीके का है तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया है। अब आ जाते हैं हम केंद्राधिपति दोष पर। केंद्राधिपति दोष कोई दोष नहीं है, पहली बात तो उसको दोष वर्ड लिख दिया गया है। रीजन बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जो केंद्र के स्वामी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, सम होते हैं, सम। इसे दोष क्यों कहा गया है ये बता रहा हूं मैं आपको। तो केंद्र के स्वामी सम होते हैं। आपका यदि बेनिफिक प्लैनेट शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बन गया तो वो भी सम हो जाएगा। सपोज आपका पाइसेस लग्न की कुंडली के अंदर बुध आपका शुभ है, और तो वो आपका चौथे और सातवें भाव का स्वामी हुआ, तो चौथे और सातवें भाव का स्वामी होकर वो सम हो गया, न्यूट्रल हो गया। या मैं 3 साइन की कुंडली ले लेता हूँ, मिथुन लग्न की कुंडली ले लेता हूँ, उसके अंदर जुपिटर 7th एंड 10th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा। मैं कुंडली भी खोल देता हूँ, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि इसमें हमारे बैच में क्या है कि मैं आगे की चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा, बिल्कुल न्यू भी हैं जिन्हें शुरुआत से जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो सारा हमें उनके बेसिस पर चलना पड़ेगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया 3 साइन की कुंडली ली है, मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है, और तो इसके अंदर आपका जुपिटर 7th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, 9 एंड 12 साइन है यहाँ पर, तो ये न्यूट्रल है एक्चुअली जुपिटर। अब इसे केंद्राधिपति दोष लगेगा। आप ये कहोगे कि भाई इसको तो केंद्राधिपति दोष लग गया, तो केंद्राधिपति दोष से क्या होता है, इसका आंसर किसी ने देखा है? कहीं कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको कि केंद्राधिपति दोष से क्या होता है। इसका दोष वर्ड क्यों लिखा, ये थोड़ा सा समझ से बाहर की चीज है। रीजन क्या है कि जुपिटर एक बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह। अब वो शुभ ग्रह न्यूट्रल हो गया, क्योंकि केंद्र का स्वामी होते ही कोई भी चीज आपकी न्यूट्रल हो जाती है। तो जो शुभ ग्रह का मतलब जुपिटर के पास आपको सारे अच्छे रिजल्ट देने की जिम्मेवारी थी। आपके घर के अंदर जो पर्सन कमाने वाला था या जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरूरत पे ये काम आएगा, और उस व्यक्ति ने काम करना छोड़ दिया, वो खराब नहीं हुआ मगर काम करना छोड़ दिया, तो घर की क्या परिस्थिति होगी? एग्जैक्टली उसी वे में जो आपका एक शुभ ग्रह होता है, जब वो केंद्र का स्वामी होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए इसे एक दोष माना जाता है, ये नेगेटिव नहीं है। इसको दोष किस लिए बोला हमने कि जो शुभ ग्रह है, जिस ग्रह ने आपके लिए अच्छा करने की जिम्मेवारी ली हुई थी कि मैं वक्त पर आपके काम आऊंगा और आपके सारे काम मैं बनाऊंगा, मगर जरूरत पड़ने पर वो क्या हो गया,
उसकी स्थिति की वजह से वो न्यूट्रल हो गया और आपको अच्छे रिजल्ट देने की उसकी हैसियत नहीं रही, इसलिए इसको हम केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। केंद्राधिपति दोष कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। केंद्राधिपति दोष का केवल मतलब इतना है, इंटरप्रिटेशन माइंड में समझना है कि जब शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से वो अपने शुभ रिजल्ट नहीं दे पाते। और जब एक शुभ ग्रह जुपिटर और जनरली आपका वीनस, मरकरी और मून तो कभी कभार शुभ होते हैं, कई बार, ज़्यादातर केसेस में तो होते ही नहीं है, क्योंकि मरकरी तो सूर्य के साथ ही होता है तो वो अशुभ ही होता है 90% केसेस में। बाकी आपके जुपिटर और वीनस केवल 2 प्लैनेट हैं जो कि शुभ होते हैं, और वो भी यदि किसी कुंडली में केंद्र के स्वामी होकर न्यूट्रल हो जाएं तो वो अपने फल नहीं दे पाते। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र और जुपिटर, देखिए क्या होता है, लॉर्डशिप का कितना कमाल है। जिनमें शुक्र बेनिफिक होता है उनमें जुपिटर नहीं होता, और जिनमें जुपिटर बेनिफिक होता है उनमें शुक्र नहीं होता। मगर हर एक की कुंडली में दोनों में से एक जरूर बेनिफिक होता है। मगर वही जो प्लेनेट बेनिफिक होने वाला प्लेनेट ही आपका न्यूट्रल होकर बैठ गया, केंद्र में आकर केंद्र का स्वामी हो गया केंद्र स्थानों का, तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट देने की ताकत खत्म हो जाती है, उसकी न्यूट्रलाइज हो जाता है, सम हो जाता है। इसलिए हम इस दोष को केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। इसके अलावा केंद्राधिपति दोष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, और इन जनरल आपको इसे मानना ही नहीं चाहिए। अधिकतर जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो इस दोष को नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजर या जो भी गुरु हैं इस टर्म से ही वो ये मान के चलते हैं कि इसको इस्तेमाल ही मत करिए, ऐसा कोई दोष एग्जिस्ट नहीं करता। एक मिनट, मैम अग्रवाल साहब पूछिए। सर मैं इसी हॉरोस्कोप में, जैसे मिथुन लग्न की थी तो जुपिटर सप्तमेश भी हो गया है, तो केंद्राधिपति दोष मार्केश होने की वजह से, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी और शुभ ग्रह जब मार्केश, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अभी मत जाओ, बाद में बताऊंगा मार्केश। ठीक है सर, चलिए लॉर्ड से बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केश पे जाएंगे तो और बहुत सारे लोगों को डाउट क्रिएट हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत बढ़िया सब लोग सर, बहुत बढ़िया, माइंड बॉगलिंग। जी मैम आप पूछ रहे थे कुछ? सर ये जो पाइसेस लग्न को जुपिटर योग कारक भी हो जाता है, नाउ इट sits in the 6th, 8th or the 12th house, so it becomes very weak. So will it be still considered a benefic planet, or will it give malefic results? नहीं, आप दोनों को कंफ्यूज मतलब प्लेसमेंट से बेनिफिक का कोई लेना देना नहीं, आपको प्लेनेट देखना ही नहीं है। अच्छा, आप सिंपली ये देख लीजिए वो किन भावों का लॉर्ड है। जैसे मैं ब्लैंक कुंडली भी लगा दूंगा, 12 साइन की ब्लैंक कुंडली लगाइए आप, जुपिटर को मत देखिए कहां पर है, तो ब्लैंक कुंडली लगाइए, तो उसमें लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड हो गया जुपिटर, तो वो बेनिफिक है। बस वो कहीं भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, किस राशि में कहां पर बैठा है, किसके साथ बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट आप ये बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग द 9th एंड द 10th लॉर्ड, वो न्यूट्रल भी कहा जाता है ना? नहीं, 9th और 10th लॉर्ड तो योग कारक हो गया, स्ट्रांगली न्यूट्रल नहीं है। नहीं, केंद्र में आ जाता है ना, 1st एंड 10th हाउस में आ जाता है ना पाइसेस लग्न के लिए। तो मैंने वो त्रिकोण भी तो है स्टार्टिंग में क्लास में कि वो योग कारक होगा, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर, कट रही है। वो योग कारक है, बट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सिंस द योर वॉइस इज नॉट based on the fact that both the lords are placed in the Kendra, I'll write it. I'll send it separately. वो probably network problem है. First house is not Kendra. First house is Trikona. Okay, Trikon. Yes. Trikon. From right. Lordship point of view, first house is trine, not Kendra. Okay. Because Lagna Lord is always considered as benefic, and if we are considering Lagna Lord as benefic, it means your Lagna is taken as Trikona, then only it can be benefic. So that is why it is Yogkar.
ओके जी। किसी ओके किसी और का कोई डाउट? आपको कुछ पूछना है कविता में?